हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस साइको एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन का बिहार स्पेशल यानी कि जो बिहार के बीपीएससी और सीडीपीओ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम यहाँ पे समराइज करेंगे और सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो बने रहिए इस पूरे लेक्चर के साथ में। और ये इस लेक्चर में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले 20 वर्ष से जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, और लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से वो रिक्वेस्ट है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ उस लिंक में आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक में वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में जो हुआ था वो अल्मीड़ा हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, देख लेते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, जो 1505 से 1509 तक का उसका आगमन हुआ था, वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज दीव में किला बनवाया। कहाँ पे किला बनवाया था? अंज दीव में उसने किला बनवाया था। और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी का जो उत्तराधिकारी की जो समस्या थी उसका उन्होंने समाधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसने? तो हॉकिंस हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हॉकिंस जो था, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने 400 का मनसब तथा फिरंगी खान और इंग्लिश खान की भी उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1612 में ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, वो सूरत में की थी। ठीक है। और ये 39वीं बीपीएससी में 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। वो 1608 में आया था, लेकिन वो स्थापना करने के लिए आया था फैक्ट्री को, लेकिन वो अनुमति उसको नहीं मिल पाया। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वालल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ यहाँ अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना वो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1740 में ये प्रारंभ हुआ था। मतलब इसका ये विस्तार था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलें, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, 1746 ईस्वी में युद्ध को प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब
अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है। और उसके बाद से कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदयार नदी स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ए ला साफेल की संधि जो 1748 में हुई थी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो सेंट थोमे के युद्ध के लिए भी इसको स्मरणीय, मतलब इसको याद रखा जाता है, सेंट थोमे के युद्ध के लिए भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो ये थॉमस बेस्ट जो अंग्रेज अधिकारी था वो पुर्तगालियों को सवालल्ली के स्थान पर हराया था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन ने सूरत के समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ इन्होंने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम के लिए बिहार ही उस समय प्रसिद्ध था। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि जो हुई थी उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान इसका आंसर होगा। ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी वो अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट जो शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त का जो फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने पर भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो दीवान, एक मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। ये बिहार स्पेशल में भी ये आ गया। बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765। ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी जो संधि हुई थी अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे उसको शाह आलम को दिया गया। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अस्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को कितना 26 लाख रुपया दिया जाने लगा तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपये देना था। इस समय जो गवर्नर जनरल बोला जाए तो बंगाल का जो गवर्नर था, तो इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं में ये ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। ठीक है, ये भी पॉइंट है, 1788 में उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य की जो सीमा थी कहाँ से कहाँ तक थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा
एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ये शाह आलम अज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, यानी कि ये प्रश्न जो आया हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नहीं होगा, यहाँ पे शाह आलम होंगे। ठीक है, शाह आलम होंगे, तो यहाँ से दिल्ली से ये पालमपुर तक हो जाएगा आंसर। ठीक है, अज दिल्ली ता पालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा उसको प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों को मतलब अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था, यानी कि पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, और परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें जिसे कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पे बनाई थी? तो जो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछता है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? तो टीपू सुल्तान ने की थी। कहाँ पे? तो श्रीरंगपट्टनम में, और उसका सदस्य भी बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्रिक का प्रतीक का स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। फ्रांस और उस समय भी विदेश नीति, टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जो विदेश नीति को स्ट्रॉन्ग करके रखा था। फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल और काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो टीपू सुल्तान के साथ उसने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी तक का जो चला था का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि, मतलब उसकी समाप्ति जो हुई थी वो मार्च 1792 द्वारा हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नावालिस थे, लॉर्ड कर्नावालिस, तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए मतलब नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नावालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है वो सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन एक सेकेंड, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ये 48 to 52 जो बीपीएससी जो प्री 2008 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। भारत में रेल निर्माण की जो दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई के थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कोलकाता से
रानीगंज के बीच ये क्या बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर का जो बढ़ैया ताल जो था उसका मतलब उस विरोध का उद्देश्य ये था कि बकास भूमि की वापसी की मांग थी। क्या था पूरा मैटर देखते हैं। मुंगेर के बढ़ैया ताल जो था वो विरोध का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग उस समय का गवर्नर जनरल था। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। और ये लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया जो अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट का अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो ये दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। जो कारतूसों से उसमें क्या होता था कि चर्बी लगा हुआ होता था कारतूसों में। तो ये दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया। ये 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। दिसंबर 1856 में भारत जो सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाने से जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जो कहीं ना कहीं मतलब हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर का जो भाग था वो मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। और किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ये कुंवर सिंह किए थे। ये कई बार पूछा हुआ है 42वें बीपीएससी में और 48वें से 52वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई जो थे वो कुंवर सिंह बिहार के आरा जिला से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। ठीक है, 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ये एक इन्हीं पे एक कविता लिखा गया था वीर कुंवर सिंह के बारे में ही। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उन्होंने वीर कुंवर सिंह ने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया तथा अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक लेके गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो ये कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये क्वेश्चन है। तो ये जगदीशपुर के राजा थे। तो कैसे, तो बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में, उस समय शाहाबाद जिला था, 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के जमींदारी को संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था,
26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई और 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया है। तो ये भी आ सकता है बिहार का सिंह कौन है, तो वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आरा में शामिल हुए थे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया और इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है। हाँ, ये आया हुआ था प्रश्न, तो इसको पटना माना, जबकि सही उत्तर इसका आरा होना चाहिए। तो जब आयोग पटना माना है तो आयोग का मानना ही सही है, नहीं तो 1 नंबर कट सकता है, इसलिए पटना ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जबकि आरा होना चाहिए, लेकिन पटना ही आयोग ने चेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना के 1857 पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति में विद्रोह कर दी थी। तो वो राजपूत कुंवर सिंह नहीं, वही वीर कुंवर सिंह ही की जगह पे राजपूत कुंवर सिंह लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था। जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था, तो ये केंद्र था जगदीशपुर था। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो केंद्र था वो जगदीशपुर था। यहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व को संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट करके अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कि पटना कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे। देख लीजिए कुंवर सिंह से कितना सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में आरा जिला के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था बिहार से किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए। हुआ क्या था कि मतलब इनके हाथ में गोली लगी थी, तो इन्होंने क्या किया था कि हाथ को काट करके और गंगा जी में फेंक दिया था। और गंगा जी को ऐसा बोल करके कि गंगा को ये मेरा हाथ मतलब भेंट के रूप में मतलब उन्होंने दे दिया था अपने हाथ को काट के। ठीक है, जिसमें गोली लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो वो कुंवर सिंह होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं अहमदुल्ला शाह के बारे में। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अर्काट में रहने वाले थे, तमिलनाडु के अर्काट से ये बिलोंग करते थे, पर वह फैजाबाद में जा कर के बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने इनके बारे में कहा था, अहमदुल्ला शाह के बारे में कहा था कि
अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक है, तो ये थे कौन? अहमदुल्ला शाह थे। कहाँ के थे? तो ये फैजाबाद में रहते थे और थे कहाँ के? तो तमिलनाडु के अर्काट से बिलोंग करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब जो थे, वो गालिब का तो शायर आप लोग पढ़ते ही होंगे, सुनते ही होंगे। तो ये 1857 का जो विद्रोह था, उस उर्दू कवि जो थे वो गालिब ने देखा था। उन्होंने अपनी स्वयं अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को उन्होंने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता होगा। ठीक है, क्योंकि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, तो ये भी तो पहले से चलता ही आ रहा था। तो विद्रोही तो कोई नहीं बना। जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता जो थी, वो मतलब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए थे, इस वजह से ये विद्रोह हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण ये नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। महज 90 वर्ष में पूरे भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जो कंपनी के जो भी अधिकारी थे वो बोलते थे कि आप ईसाई बन जाओ, कन्वर्ट करते थे। ठीक है, उसी समय कॉन्वेंट स्कूल, ये सब ईसाई का ही मतलब वो किया हुआ है, ताकि और लालच देते थे कि भाई ईसाई धर्म में ये खूबी है, ये चीज़ है। तो ये लोगों को क्या करते थे? ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। जहाज यात्रा पर करने के लिए सिपाहियों के आदेश, जो क्या करते थे ना, जहाज जो होता था तो उस समय माना जाता था कि समुद्र पार जो करेगा वो अछूत हो जाएगा, वो हमारे समाज का नहीं है। तो मतलब इस वजह से कि सिपाहियों का जो आदेश था वो भी था। और भत्ते की रोकथाम, तो भत्ते की अगर इनका जो सैलरी होता था, जो अलाउंसेस होते थे, वो क्या किया जाता था? उसको रोक दिया जाता था। तो इन ये तीन कारण जो थे वो विद्रोह का कारण में से इसको माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण में आए तो चर्बी लगे कारतूस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसमें से किसने भाग नहीं लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये भाग नहीं लेने वाले में कौन है? ये साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदार 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए। खेतिहर मजदूर लिए और कृषक मजदूर लिए। ठीक है, चूंकि साहूकार और जमींदार को कोई मतलब ही नहीं था, वो इसलिए मतलब नहीं था। साहूकार मतलब वही होते थे जो महाजन, जो रुपया मतलब ये खेतिहर मजदूर और कृषक को देते थे। जमींदार जिनकी ज़मीन पे ये खेतिहर मजदूर और कृषक अपना वो करते थे। और जमींदार तो अंग्रेज़ों का, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो अंग्रेज़ों का सपोर्ट भी करते थे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम किन लोगों को था? तो खेतिहर मजदूर और कृषकों का था। इस वजह से ये मतलब ये दोनों भाग लिए और ये दोनों भाग नहीं लिए थे। साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हो सके। एक भी कारण था कि ये जमींदार जो थे ना, वो पक्के स्वार्थी भी थे। ठीक है, क्यों? मतलब ही नहीं था उनको, अपने से मतलब था। और अंग्रेजों की शक्ति से ये भयभीत थे, समझते थे कि अंग्रेजों से अगर हम लोग अंग्रेजों का विरोध करने गए तो उन लोगों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो इस वजह से भी ये दोनों भाग नहीं लिए। ठीक है, इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के
पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अन्य सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। वो कहा जाता है कि लकड़ी तभी कटती है, ठीक है, जब तक उसका किसी लोहे को सपोर्ट, कुल्हाड़ी का सपोर्ट एक लकड़ी ना करे। सेम कहानी यहाँ पे भी हुई थी, अंग्रेज़ों के साथ भी हुई थी, अपने भारतीयों के साथ भी हुई थी। अंग्रेज़ों का सपोर्ट यहीं के लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज इतना मतलब वो जो विद्रोह हुआ था वो कमज़ोर पड़ गया और अंग्रेज इतना दिन तक हमारे देश में शासन करते रह गए। ठीक है, मात्र 90 वर्षों में पूरे भारत पर उन्होंने शासन कर लिया। तो ऐसे नहीं किया, डिवाइड एंड रूल, और वो लोग डिवाइड एंड रूल का हिस्सा जानते थे। ठीक है, और इसी वजह से, ठीक है। और गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में उन्होंने टिप्पणी भी किया था कि इन शासकों ने क्या कमेंट किया था उसको देखते हैं। तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, इन शासकों ने तूफान की तरह बांध का काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग बोल रहा है कि ये मतलब विद्रोह इतना व्यापक था कि ये तूफान के जैसे था, और तूफान के आगे बांध की तरह काम किसने किया था? यही जमींदार थे, इंदौर के जो होलकर, सिंधिया, ग्वालियर, ये जो भी निजाम, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा, पटियाला नाभा के जो भी सिख सरदार, ये लोग जो भी थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता किया। तो इसी बात पर लॉर्ड कैनिंग कहता है कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कोलकाता और मुंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना किया। देखिए कैसे थे ऐसे लोग। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे, मतलब शिकायत भी करते थे, आलोचना भी करते थे कि ये लोग बेकार में विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदार जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। कुछ समय तक जो अवध के जो तालुकदार, जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज़ों से ने उनको आश्वासन दे दिया कि आपकी जो जागीरें हैं, आपकी जो ज़मींदारी है वापस कर दिया जाएगा, अब वापस कर दी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना किनारा ले लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पे विद्रोह के शत्रु हो गए। ठीक है, मतलब वहीं आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि जो जो साहूकार थे, तो वो क्या मतलब कृषक को और मजदूर को लोन देंगे, तो उसी से वो लोग, ग्रामीण जनता उनसे भी मतलब परेशान रहती थी। तो इस वजह से वे स्वाभाविक तौर पे क्या हुआ, विद्रोह जो हुआ था उसके शत्रु हो गए कि भाई तुम लोग क्यों विद्रोह कर रहे हो। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, और ये आधुनिक शिक्षा जो था वो कौन लाया था? तो वही अंग्रेजों का ही देन था। तो शिक्षित भारतीय भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। हाँ, वो गलती से रेलवे का आधुनिक मतलब हो गया, रेलवे का निर्माण हो गया। वो अपने यहाँ से जो मटेरियल, रॉ मटेरियल था उसको ले ले जाने की वजह से रेलवे का ये मतलब विकास किए, लेकिन वो गलत किए अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो मतलब ये सोचते थे उस समय के जो शिक्षित लोग कि क्या होगा कि ये लोग आधुनिकीकरण में भारत की सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उसमें सारा स्वार्थ अंग्रेजों का भरा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक बार कथन को देखते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल ये बात सही था। दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जो भी थे वो जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी 1857 में। ठीक है, तो ये सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की, ये गलत कथन है, ये वाला कथन सही है। ठीक है, 1857 के संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो इसमें से भाग जो अप्रभावित रहा था
इसका जो आंसर होगा ये दानापुर में तो हुआ ही था, पटना में हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था विद्रोह, आरा में भी हुआ था, बस एक मुंगेर में ये जो भाग था वो अप्रभावित रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी में केवल 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता, ये क्वेश्चन आता है कि पटना में जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय कौन नेतृत्व किया था विद्रोहियों का, तो पीर अली थे। वो पीर अली क्या थे, एक पुस्तक विक्रेता थे। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो लखनऊ में जो बढ़ा था वो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ऑप्शन ये, लखनऊ जो अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो 30 मई 1857 को हुआ, यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जो था वो बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र जो विरजिस कादिर था उसको नवाब घोषित कर दिया। मार्च 1858 में कैंपवेल, याद रखिए कैंपवेल जो लखनऊ में विद्रोह का जो कर रहा था, तो उसको यहाँ विद्रोह को क्या किया, समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वे नेपाल चली गई। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ रहे थे साथ मिल करके, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में दोनों एकजुट थे। किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई योजना नहीं था, ये अचानक से उठ पड़ा था। ठीक है, अचानक से ये विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। और केंद्रीय संगठन इसमें कोई एक यूनाइट करने वाला कुछ था, ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, और कोई नेतृत्व करने वाला भी नहीं था, इसलिए यह जो आंदोलन था वो असफल रहा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सम्मान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह जो अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफर, जिसको अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा विभिन्न बहादुर शाह जफर जो था वो कमज़ोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पे वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के पास उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का जो पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी, कभी कभी वे उनमें अनुशासन की कमी थी, कभी कभी वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर उनके कोई और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच में नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। ठीक है, ये भी उन लोगों को पता नहीं था कि अगर इस मतलब विद्रोह को अंग्रेजों के यहाँ से भगा भी देंगे तो आगे कौन सी सत्ता, कैसी संस्थाएं होगी जो यहाँ पे मतलब शासन करेगी। ठीक है, अनुशासनहीनता की कमी थी, कभी कभी वो सैनिक की तरह लड़ते थे और कभी कभी पूरा दंगाई की तरह, मतलब वो मन में क्या हुआ था, एक इतना ना अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेज इतना ना यहाँ पे गलत लोगों के साथ गलत व्यवहार कर दिए थे जिनकी वजह से सभी के मन में वो बैठ गया था कि भाई इनको किसी भी तरह से हटाना है। ठीक है, और असफलता का यही कारण था कि कोई एक सुनियोजित ढंग से कोई ना इसका संगठन था और ना ही कोई नेतृत्व करने वाला था। और नेतृत्व करने वाला एक मिला भी कौन, तो 82 वर्ष का एक मतलब बहादुर शाह जफर मिले, लेकिन बाद में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण जो है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। इसमें सही आंसर है कि दोनों जो है वो सही है। कैसे, तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण जो था, क्योंकि
बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण जो रियासत शासक जो थे, रियासतों के जो शासक थे, उनका साथ देने से कतरा गए। ठीक है, तो ये मतलब इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ये कमेंट भी अच्छा खासा मारता था, हालांकि सब देख करके ही मारता था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया जो थी वो भारत की प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858, जो 1857 की जो क्रांति हो गई उसके बाद से 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया थी वो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की उन्होंने घोषणा कर दिया था। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालिक जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। जो मतलब गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो क्या हुआ, वायसराय में कन्वर्ट हो गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम जो वायसराय बोलेंगे उसको कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से उन्होंने क्या किया था? सिपाहियों का चयन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। ठीक है, और विद्रोह के समय बंगाल के सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी के प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी तो सर जेम्स आउटरम एम डब्ल्यू टेलर, जो वही विलियम टेलर था, और जेम्स आउटरम ने कहा था कि ये 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है। ठीक है, तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम का विचार है कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो 1800 जो कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह जो जब दमन कर दिया गया, अंग्रेजों ने कर दिया, तो उसके बाद से भारतीय फौज के 9 संगठित से मतलब एक आयोग जो बनाया गया था उसका नाम है पील आयोग। ठीक है, पील आयोग क्या है उसके बारे में देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यहाँ भी जातिवादी राजनीति भी करते थे लोग, क्योंकि जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 में पूर्व में 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, तो उससे घटा करके 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों का 1:2 का रखा गया।
मतलब 2 भारतीय होंगे तो 1 अंग्रेज होंगे, ठीक है। जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। नील विद्रोह के बारे में किसने कहा था? नील विद्रोह के किसके बारे में था? तो एक 41 नंबर जो प्रश्न है, तो देखते हैं नील विद्रोह के बारे में किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो था वो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे प्रश्नों को हम पकड़ सकते हैं। जैसे 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये पता चल गया ना कि 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में हुआ था। कौन कौन इसके नेतृत्व करता था? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास नेतृत्व करता थे। किसके विरोध में हुआ था? तो नील बगान मालिकों के विरोध में हुआ था। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, ददनी प्रथा, जिसमें बगान मालिक जो किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसे अग्रिम भुगतान कर देता था, मतलब एडवांस दे देता था कुछ। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उस मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर यह प्रश्न आता है, इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागलपंथ की जो स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने पागलपंथ की स्थापना किया था। पागलपंथ जो था वो पागलपंथ जो था एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उसका अतिरिक्त उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी कि टीनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा, और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त कर लिया। कौन था नियुक्त किया? तो ये टीपू ने किया था। फराजी कौन थे? फराजी फराजी जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये पूछा हुआ प्रश्न है। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी लोग। बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के, ये बंगाल के फरीदपुर के थे, ठीक है, के संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो फराजी आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन जो था वो, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन का रूप आरंभ हुए, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुआ था। भगत जवाहर मल द्वारा इसकी जो आंदोलन की गई थी, जिसमें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। 1875 के दक्कन के दंगों का जो तत्कालिक कारण क्या था? तो ये महाजनों के द्वारा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर ये जो दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था।
तो ये दक्कन का जो दंगा हुआ था 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों पर ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पर पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के बीच में जो है ना वो भीषण अकाल पड़ा था। कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर दर की गई वसूली जो है वो दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषक जो जत्था था वो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये जो हुआ था पश्चिमी घाट में, मतलब ये हुआ था रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1882 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। नेक्स्ट देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा जो हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बघेरा विद्रोह जो हुआ था 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह को बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों को अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों को अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम से बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो ये जनजाति जो थी वो खोंड थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि खोंड जनजाति जो है के लोग जो हैं वो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। ठीक है, चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का कारारोपण और अनेक क्षेत्रों में ये किया गया था। ठीक है, अनेक क्षेत्रों में जो जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई जो है वो विलुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन क्या हुआ था कि समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर के आसपास का जो पठार के नाम से जाते हैं वहीं पे एक जनजाति रहती थी जिसको छोटा नागपुर जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो ये विद्रोह कब हुआ था? तो इसका स्टार दिया हुआ, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है।
इस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर के जो पहाड़ी के समय पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे कोल विद्रोह 1831 से 1836 ईस्वी में हुआ था। संताल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडो को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर के क्षेत्र के भोगनाडीह तालुक में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे। दिकु वो होते थे कि जो गैर आदिवासी को दिकु बोला जाता था, जिसका नेतृत्व कौन किया था, सिद्धो कान्हो चांद और भैरव ने किया था। सिद्धो कान्हो चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था, तो 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। ये बीपीएससी 45th बीपीएससी में 2001-2 में जो हुआ था उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम 1895 है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प जो होगा वो डी सही होगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था और 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो 1895 जो निकट है उस समय पांचवा ऑप्शन नहीं होता था, इस वजह से क्या 1895 ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो उलगुलान विद्रोह जो था वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। आगे देखते हैं, मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। जो मुंडा विद्रोह ही है वो उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था जो थी वो थी खूंटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं, मतलब कि जो गैर आदिवासी थे, मैंने आपको बताया कि गैर आदिवासी को दिकु बोला जाता था, तो बिरसा मुंडा ने ये कहा था कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह क्या हुआ था कि वो जेल में ही मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची, चंपारण, बलिया, अलीपुर में और रांची इसका सही आंसर होगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। उस समय बिहार भी और झारखंड भी दोनों एक ही राज्य होते थे। ठीक है, अलग नहीं हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं जैसे कि बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1899 से जो 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो इसमें से बिरसा मुंडा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा जो किसके पक्ष में थे, तो ये झारखंड के पक्ष में थे। कैसे, तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म यानी 15 नवंबर के दिन की गई। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में मतलब रांची अलग हुआ यहाँ से, बिहार से। ठीक है, झारखंड अलग हुआ, रांची नहीं। झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह जो हुआ था वो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये उपयुक्त में से एक से अधिक, चूंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छोटा नागपुर की जो हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820-22 ईस्वी में पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इनमें किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ये हैदराबाद के जो थे निजाम, इन्होंने क्या हुआ था कि वो साथ नहीं दिया था, बगावत नहीं किया था। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगाट, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस पे जो वो लगा हुआ था, सैंक्शन लगा हुआ था, उसको इन्होंने क्या किया था कि रद्द कर दिया था। तो कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में 1876 से 1880 जो लॉर्ड लीटन था में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यही था कि इसके अनुसार जो देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के पत्रकार भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले। वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया? तो जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। 1793 ईस्वी में जो 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी, ये 4 नाम आप याद रखिएगा। इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि जो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था जो थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में ये लागू थी। कौन सी? तो वही इस्तमरारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1793 में कर्नवालिस ने इस चीज़ को लेकर के आया था। ठीक है, इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19%, ये प्रतिशत पूछ देता है, 19% जो हिस्सा शामिल था इसमें। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया। जमींदार का एक नया वर्ग था जिसको भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग, मतलब कि 10/11वां भाग जो कंपनी को देना था तथा 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। यानी कि 10/11 किसी भी 11 पार्ट रहेगा तो उसमें से 10 भाग जो है वो कंपनी को देना है और 1 भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार जो थे वो छोटे पूंजीपति थे, जिसको भद्र नवाब भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये ईपीएफओ का अभी फिलहाल जो पेपर हुआ है उसमें भी ये पूछा गया है, ईपीएफओ का। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये है अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि जमींदारों के लिए जो जमीन पर वंश जो परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये होगा इसका आंसर। ठीक है,
देखते हैं क्या था। तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। ये डेट पूछ सकता है कि 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण जो था कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था कि भाई कंपनी को इतना चीज इतना फिक्स है, ये मेरे को कंपनी को ये चाहिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1895 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लाया गया? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, उसी समय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों जो जमींदार थे और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। आगे देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। मूल शंकर, जिसका नाम मतलब उनको जाना जाता है मूल शंकर के नाम से भी, मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी और 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं हैं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन का वो जो है उनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली प्रकाशन 1882 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस एन सेन ने ले लिया। हिंदू जो पैट्रियार्ट थी, हिंदी पैट्रियार्ट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? जो उदारवादी थे उनकी नीतियों का प्रचारक कौन सा था? तो ये था लीडर। बाकी ये जो था ये इसको उस समय तो उग्रवादी ही बोला जाता था, अंग्रेज बोलते थे, लेकिन वो अब देश के लिए अच्छा काम करे तो उग्रवादी कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, तो राष्ट्रवादी उग्रवादी बोला जा सकता है। तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जनरल, ये राष्ट्रवादी उग्रवादी को मतलब मतलब इनसे रिलेटेड है ये, और उनके समर्थन में ये पत्रिका निकलती थी। फ्री प्रेस जनरल जो थी वो फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का जो है वो प्रचार प्रसार किया करते थे। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका होगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। मतलब 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार जो आंदोलन हुआ था वो जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो ये बुद्धिजीवी लोगों को आकर्षित किया था, नगरीय उच्च जनजातियों को वो किया था, आकर्षित किया था, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को भी आकर्षित किया था। कैसे? तो 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक
सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है। बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। ये 53वीं से 55वें बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। इतना सारा नाम है इनका, तो आ सकता है क्वेश्चन कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना उन्होंने किया था, और संप्राण में यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सबसे प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई थी। इसमें 1829 दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यानी कि ब्रह्म सभा 1828 को हुआ था, वहीं ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र को प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। सो इसका 1800 क्या होगा, 1828 होगा। 1828 और 1829 दिया हुआ, तो 1829 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। 1828। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ ये सही 1828 ही होगा। पिछले वाले में 1829 दिया हुआ था पिछले प्रश्न में, तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। ठीक है, 1828 में यही ब्रह्म समाज सबसे पहले ये ब्रह्म सभा के नाम से था, लेकिन बाद में ये ब्रह्म समाज के नाम से शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सती जो प्रथा थी, सती को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया था। ये विलियम बेंटिक ने किया था। तो अंग्रेज कुछ ऐसे भी लोग थे अंग्रेज में जो यहाँ पे जो मतलब गवर्नर जनरल यहाँ पे जो थे, वो लोग कुछ अच्छा भी काम किए। तो बोला जा सकता है विलियम बेंटिक ने क्या किया था 1833 ईस्वी में इसको क्या किया था कि 1829 ईस्वी में इसको क्या किया था, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17, ये याद रखिएगा, नियम 17 जो है ये पूछता है किस नियम के तहत था। ठीक है, तो नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1880 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के, एक सेकेंड, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को मतलब ये संस्थापक थे इसके। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े, और 1869 इसलिए भी फेमस है कि इसी साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस संस्था का नाम
इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य जो था वो जाति प्रथा का विरोध था। जाति प्रथा का विरोध करना था, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करनी थी और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक ये मतलब जारी रहा। कहीं कहीं ऑप्शन में MG रानाडे देता है, तो उन्हीं का ये रानाडे का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कैसे थे? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी और उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 को जाता है उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इसी नवीन हिंदू धर्म यानी कि न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। जो स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष में मुझे मत छेड़ो की भर्त्सना की। उसके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश तो नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में उन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो है वो मनुष्य की सेवा को ईश्वर सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इसमें से कौन सा है? तो दयानंद सरस्वती ने इसमें से आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जिनका ओरिजिनल नेम जो था वो मूल शंकर था। 1875 इसमें बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन जो वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र, मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके जो विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। 1892 से 1893 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट जाता है। एक गुट जो है वो पश्चात शिक्षा का समर्थक करता है, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी होता है। पश्चात शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम
प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो की स्थापना की, जिसे हम लोग आज डीएवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीएवी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। क्यों सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो 1873 ईस्वी में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जो जन्म तो 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक जो गुलामगिरी जो था वो ज्योतिबा फूले की पुस्तक थी। 1872 ईस्वी में एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या था थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक जो रूसी महिला मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ने अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट, विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड़यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। वो मद्रास का अड़यार जो जगह है वहाँ पे। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन जो हुआ ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से हुआ। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके इन सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रही हैं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती जो एमजी रानाडे की जो पत्नी थी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। यदि विकल्प में यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि विकल्प में ए में रामाबाई का नाम होता तो यही उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित कर दिया, इनकी स्टार लगा दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव आसन सभा के लिए निम्न विकल्प में से कौन सा सही है? ठीक है, तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद जो गांधी थे, यंग इंडिया पत्रिका थी उनकी। ठीक है, उसके बाद से एक सेकेंड, लोकहितवादी जो थे गोपाल हरि देशमुख थे। सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फूले थी और रहनुमाई मजदयासन जो थे नैरोजी फुरदोन थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही होगा। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी के रूप में ये विख्यात थे, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 में नैरोजी फुरदोन जी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवासन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ था। तो नाई धोबी बंद जो था वो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्या था पूरा मामला, इसको देखते हैं। तो वर्ष 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी।
झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था। अवध के, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ये था लगान का नगद में परिवर्तन। अवध का जो था एका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो अवध में हुआ था। तो ये इसका मतलब ये था, उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। कैसे, एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी, और उपज के रूप में जो था उसको लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों को से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे जो थे वो ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूप में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद का जो संबंध था, तो स्वामी शाहजानंद बिहार के किसान आंदोलन के साथ ही इनका संबंध था। ठीक है, तो स्वामी शाहजानंद कौन थे, तो स्वामी शाहजानंद जो थे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ठीक है, और उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से भी था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा था का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, किसान प्राण के नाम से कौन विख्यात हुआ, तो स्वामी शाहजानंद। ठीक है, स्वामी शाहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे और बिहार किसान आंदोलन से भी उनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से ये संबंधित है। सेफ्टी वॉल्व जिसको बोला जाता है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो नीति वारेन हेस्टिंग्स था वेलेजली से संबंधित। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों के में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना पड़ा था, और उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के जो प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ ये निम्नलिखित थी। तो कौन कौन सी नीतियाँ थी, तो ये है
कंपनी का भारतीय रियासतों की समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, ठीक है, और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935, बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1782 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों दीवानों मोहम्मद रजा खान और सिताब रॉय, जो बिहार के दीवान थे, ठीक है, मोहम्मद रजा खान बंगाल के थे, को दोनों को पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाबों के हाथों करवाती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो सरदार था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह धीरे धीरे विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। डुप्ले जो था वो पहला मतलब यूरोपीय था जिसने अपनी क्या किया था, सेना को किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई और जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, हैदराबाद जो 1798 से 1800 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा 1802, बराड के भोंसले 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय जो थे वो सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया था और बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की जो संरक्षता थी वो स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। तो 31 दिसंबर 1802 को वसीन की संधि का जो संधि के बाद ये क्या हुआ था कि सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया। क्या है इसका ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन कर उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 पड़ा हुआ था, 1875 से 77 पड़ा हुआ था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लाखों लोग भूखों मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज्य उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो ये मतलब उस समय महारानी विक्टोरिया को क्या हुआ था कि सब भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इसमें से कोई बम्बई प्रेसिडेंसी
की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और तैयब जी, ये सब मिल करके बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किए थे। देख लेते हैं एक बार फिर। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को जो है प्रधानता दी गई थी। तो ये कब हुआ था? 1876 ईस्वी में हुआ था। और 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये सब आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्था थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की या भारत संघ की स्थापना की। कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो थी राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। कब हुई थी स्थापना? तो 26 जुलाई 1876 को। कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटा दिया गया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा, उस समय आईसीएस होता है इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती थी, भारतीय परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने। ये द्वितीय भारतीय थे। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। पहले आईसीएस कौन थे? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। और बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कौन? तो राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधार को लेकर के आंदोलन करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। इसमें ऑप्शन में 1884 है ही नहीं। ठीक है, 1884 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1850 ईस्वी में, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 18 दिसंबर 1850 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव जो थे वो स्वयं एओ ह्यूम थे। ठीक है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बनर्जी ने किया था, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बनर्जी नेहरूजी ने किया था, और तीसरे तैयब जी और चौथे जॉर्जुल थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई कब की गई? तो 1850 ईस्वी में की गई थी। इसके
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम 1885 ईस्वी में किया था, जो किए थे जो अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र WC बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। इसका एओ ह्यूम का पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी कि क्या पूरा नाम था। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। यह शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत उन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो था, पाठशाला था, बम्बई में कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे ही क्या किया गया था, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये जो थे असैनिक सेवक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में ये इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय पहला 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई, जो अब मुंबई में है, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिसमें से ये क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 38 जो प्रतिनिधि थे वो बम्बई महाप्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास से थे, 3 सदस्य बंगाल से थे, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे एवं अवध से, 3 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। एओ ह्यूम इसके सचिव या महासचिव थे। ठीक है, तो 38 प्रतिनिधि कहाँ के थे? तो बम्बई के थे, 21 मद्रास के थे, 3 बंगाल से थे, 7 उत्तर प्रदेश एवं अवध से थे और 3 जो सदस्य थे वो पंजाब से सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पिछले 20 से 25 सालों का जो भी बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसका मैंने आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे मैंने जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है मैंने इसको करवा दिया। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम के लिंक में जा कर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को भी, सभी जगह व्हाट्सअप, फेसबुक, जिस जिस ग्रुप में हैं आप लोग वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए। और क्या आप लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा मैं और भी सब्जेक्ट्स का नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा वीडियो में, जैसे कि बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, या फिर बायोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, तो उसका प्रीवियस ईयर देख लेना बेटर रहता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा और इसको शेयर कीजिए लोग। ठीक है, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी सार संग्रह और बहुत सारे मेंस का भी प्रश्न मैंने करवाया हुआ है, और जीके जीएस से भी रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक मैंने वहाँ पे करवा रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और कीप स्माइलिंग एंड कीप साइनिंग ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।